नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और हर दिन की तरह हम हाजिर हैं आपके साथ राजस्थान की राजनीति पर चर्चा के लिए। राजस्थान की 15वीं विधानसभा का कल से शुरू होने वाला आखिरी विधानसभा सत्र है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद आएंगी और संबोधित करेंगी। डॉक्टर सीपी जोशी ने अपने कार्यकाल में पिछले 4.5 साल में विधानसभा को एक्टिव बनाए रखने के कई प्रयास किए और उन सभी प्रयासों में लगभग वो सफल भी हुए। लेकिन विधानसभा में जो काम सरकार का होता है और सरकार ने अशोक गहलोत सरकार ने इस आखिरी सत्र में क्या कुछ करने की ठानी है और क्या वाकई में वो कुछ कर पाएंगे, विपक्ष उन्हें कुछ करने देगा और सरकार की मंशा कुछ करने की कितनी है, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानने की आज हम कोशिश करेंगे अगले 1 घंटे में। हमारे साथ विशेष मेहमानों का पैनल है। डॉक्टर चेतन पुरोहित हैं हमारे साथ बीजेपी से, अरुण शर्मा कांग्रेस से, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और डॉक्टर शुचि शर्मा पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं। जब आखिरी सत्र होता है तो प्रशासन का काम कितना बचता है और कितना चुनौतीपूर्ण होता है, ये तमाम पहलू हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में डॉक्टर चेतन पुरोहित आपसे ही करना चाहूंगी, कांग्रेस के साथी अरुण शर्मा जी जब तक जुड़े कि क्या तैयारी है विधानसभा सत्र को लेकर। बीजेपी की, विपक्ष की आज हम तस्वीरें देख रहे थे, प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने सभी विधायकों से बैठक की है, मीटिंग की है और रणनीति बनाई है। क्या रणनीति है आपकी? सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। रणनीति क्लियर है, बिल्कुल साफ है। इस सरकार ने इतने मुद्दे दिए हैं और उन मुद्दों के आधार पे, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे पेपर आउट प्रकरण हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे बेरोजगार, राजस्थान में जिस प्रकार से दूसरे नंबर पर बेरोजगारी पर है पूरे भारत में वो मैटर हो, और चाहे कानून व्यवस्था के मामले में दलित बेटी के साथ जो खाजूवाला में जो हुआ है बलात्कार, उसके बाद में उसकी हत्या हुई है, ऐसे सैकड़ों प्रकरण हैं। उन सारे प्रकरणों को सड़क पर और विधानसभा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी जाएगी और जनता के बीच, मतदाताओं के बीच भी अपनी बात रखेगी और विधानसभा के पटल पर भी अपनी बात रखेगी और सरकार को बाध्य करेगी, क्योंकि ये सरकार का सेशन जो अभी है ये विदाई सेशन है। इस सरकार का विदाई का अंतिम सेशन है, ये सरकार वापस आने वाली नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो टाइटल रखा है पिटारे में क्या क्या निकलेगा, आपने टाइटल रखा है पिटारे में निकलेगा एक बहुत सुंदर सांप, जो दिखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन काटता बहुत है। इन्होंने यही काम किया है। इन्होंने केवल घोषणा की है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं आपको मैं। ओपीएस, जिसकी अपन बहुत चर्चा करते हैं और कई लोग तो ऐसा कहते हैं, मैंने कई मित्रों को टीवी पे चैनल पे सुना है कि ये ब्रह्मास्त्र है। इस ब्रह्मास्त्र की पोल खुली अभी जब इनके आदेश होने लगे। मैंने एक आदेश देखा जिसकी कॉपी मेरे पास उपलब्ध है। उसमें एक एलडीसी से कहा गया है कि 15 दिन के अंदर आप 5 लाख रुपए डिपॉजिट कराएंगे तो आपको ओपीएस का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से सेवानिवृत्त प्रोफेसर जो है उनसे कहा गया है कि अगर आप 65 लाख रुपए डिपॉजिट कराएंगे विद 12% इंटरेस्ट। इसमें विचित्र बात बताता हूँ मीना जी आपको। इसमें विचित्र बात क्या है? विचित्र बात यह है कि उन कर्मचारियों के पैसे पहले से एनपीएस में कटे हुए हैं। ये नहीं है कि उनके कटे हुए नहीं है, पैसे कटे हैं लेकिन दोबारा मांग रहे हैं। ठीक है, ये तो है इनका ओपीएस का हाल। अब आता हूं इनके 500 रुपए जो सिलेंडर में राहत दी है उसके ऊपर आता हूं। उसके ऊपर इन्होंने क्या किया है, 75 लाख परिवारों के डेटा दिए थे केंद्र ने राज्य सरकार को कि आपको इनको देना है, उज्ज्वला योजना में जो जुड़े हैं। इन्होंने 14 लाख लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए माननीय गहलोत साहब ने, और उसका भी इतना विज्ञापन पे जो खर्चा किया है। मेरे को ऐसा लगता है कहीं ऐसा नहीं हो कि पैसा जितना दिया उससे ज्यादा ये विज्ञापन पर ये लोग खर्च कर दें। तीसरी बात आता हूँ महंगाई राहत कैंप पर। आपको मैं बहुत जोरदार चीज बता रहा हूँ मीना जी। डॉक्टर चेतन, आप जिस बात का यहाँ जिक्र कर रहे हैं, मैं इस वक्त राजस्थान पत्रिका की एक खबर देख रही हूँ जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उसका जिक्र किया है और ये कहा है एक एक करके सब हमें कॉपी करेंगे। उसमें लिखा है कि जो फसल बीमा क्लेम दिया जाता है किसानों को, राजस्थान सरकार ने जिसकी शुरुआत की,
अशोक गहलोत की सरकार की इस योजना का नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा इसको इस पर अमल किया जा रहा है। इसको वो लोगों ने इस योजना को अपनाया है। बहुत अच्छी बात है कि एक कोई भी मुख्यमंत्री, शासक, राज्य अगर अच्छा काम करता है तो दूसरा शासक उसे लेता है और उस पर अमल करता है, उसको अपनी योजनाओं में शामिल करता है। इसके लिए बधाई देनी चाहिए आपको, बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आप भी इसके लिए बधाई देते हैं अशोक गहलोत को कि उन्होंने अच्छा काम किया और हाँ अशोक गहलोत की जी बोले। हाँ, मैं किसानों के मुद्दे पे आता हूँ। किसानों की बात की आपने भी। इन्होंने घोषणा पत्र में अपने कहा था किसानों की कर्ज माफी करेंगे, और जिस प्रकार से किसानों की जमीन कुर्क हो रही है, आपने भी देखा होगा, आपने भी न्यूज़पेपर में, समाचारों में पढ़ा होगा, आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा, जिस प्रकार से सैकड़ों किसानों की जमीन कुर्क कर ली गई, और इन्होंने जो वादा किया था चुनाव घोषणा पत्र में, एक भी वादा पूरा नहीं किया। उस घोषणा पत्र को मेरे कांग्रेस के मित्रों ने देखा तक नहीं होगा, मेरे पास उपलब्ध है अभी भी। तीसरी बात मैं कहता हूँ, एक दिन प्रोग्राम करेंगे घोषणा पत्र के एक पॉइंटर्स पर बिल्कुल डिस्कस बिल्कुल, एक एक पॉइंट पे डिस्कस, तब आप उसकी तब पोल चर्चा खुलेगी, करिएगा। अभी अभी तब मैं पोल खुलेगी। अरुण शर्मा जी के पास जाना चाहती हूँ। अरुण शर्मा जी, हम मुख्यमंत्री द्वारा जो फसल बीमा क्लेम दिया जाता है किसानों को खराब होने पर फसल की क्षतिपूर्ति के लिए, उसे मुख्यमंत्री ने कहा है कि उसे मोदी गवर्नमेंट ने कॉपी किया है। मैंने जैसा कि पहले कहा, अगर कोई भी अच्छा काम एक जना करता है और दूसरा उसको फॉलो करता है तो ये अच्छी बात होती है, अच्छे काम का विस्तार होता है। आप भी इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ करते हैं कि उन्होंने आपकी सरकार के द्वारा किए गए अच्छे काम को अपनाया। गुड इवनिंग डॉक्टर मीना जी और सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। जी हाँ, ये तो प्रशंसा की बात है। अगर कोई भी एक सक्सेसफुल स्कीम गरीबों के भले के लिए अगर सफल होती हुई दिख रही है और उसे अगर कॉपी करके दूसरी जगह भी इम्प्लीमेंट किया जाए, देखिए आखिर में देश तो हमारा सबका है, अपना देश है, तो ये तो अच्छी बढ़त है। लेकिन मैं आपको जी, लेकिन अब मैं मैं दूसरी बात पे आती हूँ। दूसरी बात पे आती हूँ। आपने अच्छा सकारात्मक सोच के साथ शुरू किया है अपना नोट। अब मैं जो आपसे समझना चाहती हूँ, दर्शक हमारे जो आपसे जानना चाहते हैं, वो ये है कि विधानसभा के कल से शुरू होने वाले सत्र में सरकार की क्या तैयारी है? देखिए, ये तो कंटिन्यूटी है जो पिछले 4.5 साल से आप देख रही हैं कि हर बजट में, हर सेशन में जो जन सरोकार के योजनाएं हैं, आप पहले बजट से देख लीजिए, हर सर, इस बजट बार ऐसा क्या है। होगा? कल से जितने दिन सत्र चलेगा, क्या होगा? हम ये जानना चाहते हैं, जनता ये जानना चाहती है। क्या कांग्रेस पार्टी के पास सरकार की रणनीति की, सरकार की योजना की जानकारी है कि सरकार सदन में क्या करेगी? जी हाँ, जो अप्रूवल अभी बाकी हैं कुछ, देखिए प्रपोज विधेयक भी हैं जिसमें ये माफिया की सजा सख्त करने का प्रावधान होगा, उम्र कैद तक की सजा देने का प्रावधान किया जाएगा। तो मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे ये काम होना है और भी कई फाइनल अप्रूवल होने। और क्या काम होना है सर? मिनिमम वेजेस को लेकर भी बात हो रही है, क्या उस पर भी कोई कानून, मिनिमम वेजेस की गारंटी की जो बात हो रही है, उस पर भी क्या क्या कुछ सदन में होगा? जी हाँ, इस मुद्दे पे भी हम बहुत सकारात्मक तौर पे सोच रहे हैं। और आप देखेंगे हमारा तो आउटलुक मीना जी इस कार्यकाल में पूरे समय मुख्यमंत्री का यही रहा है कि ये जो मुश्किल दिन हैं देश में, प्रदेश में, महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उसमें जितनी राहत दी जा सके एक तबके को जिसकी आजकल कोई चिंता नहीं कर उसके रहा लिए है। तो राहत कैंप है, उसके लिए तो राहत कैंप है। आज हम जी चर्चा करते हैं विधानसभा के अंदर क्या होगा। मैं ये समझना चाहती हूँ, हमारे दर्शक जो कार्यक्रम को देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि सरकार इस विधानसभा के आखिरी सत्र में जनता को क्या देकर जाएगी। देखिए मीना जी, मेरे पास स्पेसिफिक एजेंडा तो नहीं है कि कल क्या क्या होने वाला है,
पर एक जो बैकड्रॉप है और जो बैकग्राउंड है उससे मैं समझ सकता हूँ कि मैंने बताया ना जी, कुछ विधेयकों पर फाइनल अप्रूवल लगना है विधानसभा का, वो पेश किए जाएंगे। कुछ नई घोषणाओं की भी संभावना है जो आम जनता को लेकर है और जो कंसर्न है उसके बारे में की जाएंगी। और बस ये लगभग आखिरी सेशन होगा इस कार्यकाल का, तो समाप्त की जाएंगी सारी योजनाओं की। अब तक की प्रोग्रेस एक बार फिर पटल पे रखी जाएगी। डॉक्टर सीपी जोशी हाल ही में सुखाड़िया यूनिवर्सिटी गए थे उदयपुर में, उन्होंने इस बात का स्पेसिफिक जिक्र किया था कि पूरे साल भर में 30 से 40 दिन प्रोडक्टिव होते हैं विधानसभा के सत्र के। और आपकी बात से ये बात और ज्यादा पुष्टि होती है इस बात की। जगदीश शर्मा जी, क्या लगता है कुछ काम हो पाएगा इस आखिरी चुनाव से पहले के सत्र में, या फिर चुनावी माहौल में ये भी चुनावी बन जाएगा? देखिए मीना जी, जैसा मैं चर्चा कर रहा था आपसे पहले कि ये आखिरी सत्र है और इस आखिरी सत्र को में ये कोशिश होगी कि पक्ष विपक्ष दोनों अपने पक्ष में इसको बुलाने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक दूसरे के ऊपर अटैक होगा पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में और अपनी छवि को सुधारने की कोशिश होगी, अपने एजेंडे को सामने रखने की कोशिश होगी। इस तरह के मामले होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि सत्र जो है कोई साधारण तरीके से चलेगा या इसमें कोई काम हो पाएगा। अगर काम हो जाता है तो सत्ता पक्ष के लिए, खासकर कांग्रेस की गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छी बात होगी। जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, क्या लगता है आपको अब तक जो विधानसभा की तरफ से जो खबरें आ रही है, वहां पर जो तैयारियां चल रही हैं, जो मुख्यमंत्री के जो कैबिनेट के जो लोग हैं उनके फीडबैक के बाद कि कुछ काम करने के मूड में सरकार है अभी जाते जाते? देखिए मीना जी, निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों को गारंटी देने के लिए कहा था हम सामाजिक सुरक्षा के तहत गारंटी देंगे। 6,000 रुपये महीने का देने का जो आधार बनाया था और वो लोकसभा का चुनाव जीत नहीं पाए थे, 72,000 रुपये तो मिलने ही चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी उसी के तहत काम कर रहे हैं और वो चाहेंगे कि मेरे जो विधानसभा का चुनाव हो, राहुल गांधी यहाँ जयपुर आए तो मेरी योजना को कह करके पूरे देश में लागू करने का प्रयास करें। तो मिनिमम रोजगार गारंटी योजना की बात कर रहे हैं और वो कैबिनेट में, जैसे विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है, और सत्र शुरू तो नहीं हो रहा है, पुराने वाले सत्र को कंटिन्यू कर रहे हैं। केवल ये 5 बैठकें होगी इसके अंदर या 4 बैठकें, पहले दिन होगा, फिर 2 दिन छुट्टी होगी, फिर 3 दिन और चलेगा हाउस। और उसमें निश्चित रूप से कल वो जितने बिल लाने हैं, 6 करीब बिल है, वो 6 बिल पेश किए जाएंगे और पेश करने के बाद शोर शराबे में ये बिल भी पास हो जाएंगे। ये तो बात है नहीं पास नहीं होंगे, भाजपा शोर शराबा करेगी और कोशिश। लेकिन मैं बता सकता हूं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम रोजगार मिनिमम दिन का रोजगार देने का हम गारंटी देना चाहते हैं और देश में एक नया इतिहास बनाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप भी इसको लागू करो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को बार बार वो सलाह देते हैं कि देखिएगा ये कानून तो लेके आप आ जाइए, तो कम से कम लोग जो कम से कम अपना खाना बना सके, रह सके, इसी के तहत योजना के तहत ला रहे हैं। ये शहरी रोजगार योजना है आपके महात्मा गांधी से, नरेगा है। दूसरा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना मुख्यमंत्री जी ने भी देने की बात कही। 125 दिन का रोजगार तो हम उसके तहत दे लेंगे और 1,000 रुपए जो हम पेंशन दे रहे हैं उसका 15% हर वर्ष बढ़े, ऐसा हम प्रावधान करके चले जाएंगे। तो कोई नई सरकार आएगी तो कानून बना हुआ होगा तो उसके तहत उसको करना ही होगा। तो इसलिए देखिए, चुनाव जीतने का जो मुख्यमंत्री जी का सपना है और दिखाना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, उन लोगों से वोट लेना चाहते हैं जो कि कमजोर लोग हैं, और हमेशा से ये करते हैं। और मुख्यमंत्री जी गरीब को देते हैं, ये बात तो सही है, उसमें दो राय नहीं है। वो हमेशा गरीब के लिए कुछ ना कुछ, पहले जब पहली बार जीते थे तो उन्होंने कहा था कि हम आपको निःशुल्क दवा देंगे, निःशुल्क जांच देंगे, लेकिन उसके हाल क्या है आप देखिए मीना जी। ये कम से कम कानून बना दिया आपने, दे दिया, लेकिन उनको सही तरीके से नहीं मिल पा रहा। आपने देखिए लाइनें लगी रहती है सरकारी अस्पतालों में, किस प्रकार से सुविधा क्या मिल पाती, क्योंकि हम उसके तहत कुछ बजट है, अभी 2,500 करोड़ का बजट रखा है सरकार ने इसके लिए। अब कह तो रहे हैं, अब सारी बातें कह रहे हैं। देखिए वो आजकल जैसे प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन देते हैं सबको,
ऑनलाइन दे रहे हैं। और बीच में आपने देखा भी 300 करोड़ का घोटाला सामने आया था कि जिसका जो सरकारी कर्मचारी है, रिटायर हो गया, खुद भी पेंशन ले रहा है, उसकी पत्नी भी पेंशन ले रही है, और एज के हिसाब से भी कह रखा है कि भाई 55 साल से ऊपर के लोगों को मिलेगी ये पेंशन, लेकिन 19 से 45 साल के भी ले रहे हैं। ये तो अरुण जी ने भी अभी आप देखा क्या ऑडिट हुई थी तो सामने आया था। हाँ, कमियां हैं, उसको किस प्रकार से दूर किया जाए, करना चाहिए। अब बीजेपी ने आज विधायक दल की बैठक कर ली है, वो तो क्योंकि अभी सत्ता में है नहीं तो वो आंदोलन करके अपने आप को कहेंगे कि हम सत्ता छीनना चाहते। आंदोलन करने के लिए श्याम जी सड़क है, आंदोलन करने के लिए रैली जो होती है वो है, बहुत सारे रास्ते हैं। विधानसभा आंदोलन करने की जगह नहीं है, लेकिन उसके बाद भी विधानसभा को भी वैसा ही मंच बार बार बना रहे हैं। और इसीलिए मैंने जिक्र किया था उस बात का कि डॉक्टर सीपी जोशी ने हाल ही में इस बात को बहुत जोर दिया था कि विधानसभाओं में काम नहीं होता है। डॉक्टर सुचिर शर्मा, विधानसभा का आखिरी सत्र आपने पहला नहीं देख रही हैं आप, इससे पहले जब आप सरकार के साथ थी, व्यवस्था में थी, बहुत सारे कम से कम 5-7 सत्र आपने ऐसे देखे हैं जो जाने वाली सरकार का आखिरी सत्र होता है, मतलब चुनाव में जाने वाली सरकार आएगी कि नहीं आएगी तो चुनाव तय करेगा। इस आखिरी सत्र की तैयारी में भी सरकार उतनी गंभीर होती है और आखिरी सत्र में काम हो पाता है आपके अनुभव से? सुची जी के नेटवर्क में कुछ इश्यू है, वापस जाने की कोशिश करेंगे। तो अरुण शर्मा जी, क्योंकि संगठन तक भी बहुत अच्छी जानकारी है नहीं कि सरकार कुछ करने वाली है या नहीं, तो इसमें ये साफ है कि ठीक है, टोटल 5 दिन तो है, किसी तरह निकल जाएंगे हल्ला हंगामा करके। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि संगठन के पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने ये नहीं कहा है आपको, लेकिन जो विधानसभा में जिस तरीके से कार्यवाहियां बढ़ रही हैं, और मीना जी, मैं मानता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास विशेष तौर पर राजस्थान में मुद्दा विहीन है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये खुद शब्द हैं काम की स्पीड से। तो ये अरुण जी प्लीज बी स्पेसिफिक, बीजेपी के पास क्या है क्या नहीं है, आज विषय नहीं है। आज विषय विधानसभा में हम क्या कुछ कर पाएंगे, सत्ता पक्ष, विपक्ष और जनता, 3 पक्ष हैं इस पूरी विधानसभा की प्रोसीडिंग की, प्रक्रिया की। सरकार मीना जी, मैं वहीं और जनता को हासिल होगा। जी बताएं। मैं वहीं पहुंच रहा हूं जहां मैं ये कहना चाहता हूं कि लगभग तय है विपक्ष को तो क्या करना है, उसको हंगामा करना है, बाइकआउट करने हैं, वॉकआउट करने हैं, ये तो तय है ना। तो उन 5 दिन में काफी समय तो इसमें ही निकलना है, हमें मालूम है हमारी मजबूरी है। और जहां तक सरकार का सवाल है, आप अभी ये मैडम से भी सवाल पूछ रही थी, ये आखिरी सत्र काफी इंपॉर्टेंट सत्र होता है, इतना इंपॉर्टेंट कि लगभग हर नई आने वाली सरकार पिछली सरकारों पे, आपको याद होगा, इल्जाम लगाती हैं कि आखिरी 6 महीने के फैसले हम रिव्यू करेंगे। वो मकसद यही होता है कि ये जो और लूज एंड्स हैं इस सरकार के बचे हुए जो काम हैं वो टाई अप किए जाएंगे, और ऑलरेडी देयर इज अ बॉडी ऑफ वर्क व्हिच हैव बीन ऑलरेडी अचीव्ड। अभी मेरे बीजेपी के दोस्त कह रहे थे और आपने भी कहा, इसके लिए अलग डिबेट कर लेंगे जी। कांग्रेस ने घोषणा पत्र के अनुसार जो वादे किए थे उसकी परसेंटेज बहुत हाई है, डिस्टिंक्शन में ये सरकार काम कर रही है। सर जल्दी करेंगे घोषणा पत्र पर एक दिन चर्चा, और एक दिन नहीं, मुझे लगता है 1 सप्ताह करनी पड़ेगी घोषणा पत्र पे चर्चा कि कितनी आपने काम किया और कितना नहीं किया है। और जनता के बीच में जब बीजेपी जाएगी उस घोषणा पत्र को लेकर, तो बीजेपी को भी जनता को समझाना पड़ेगा कि देखिए ये उनका घोषणा पत्र है। बहरहाल डॉक्टर सुचिर शर्मा, सवाल मेरा ये था कि आखिरी सत्र जब होता है किसी भी सरकार का विधानसभा में, तो उसकी तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अमला जो होता है वो कितना गंभीर होता है। क्या इस बात को वहां पर भी ये इसी तरह से काम किया जाता है कि ये तो आखिरी का काम है, इसमें कुछ बहुत हासिल नहीं होना है? बहुत सारे पक्ष हैं इसमें। जो आखिरी साल होता है इनफैक्ट सरकार का, उसमें प्रशासनिक अधिकारी बहुत ही कॉशियसली मूव करते हैं, क्योंकि एक ये परंपरा बन गई है लगभग आई थिंक 2002-3 के बाद से कि
उसके आखिरी सरकार के आखिरी 6 महीने के कार्यकाल की पूरी समीक्षा होती है और उसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें कहीं कोई फैसले वास्तव में वो गलत हैं या नहीं है, वो बड़े सब्जेक्टिव चीज है। आने वाली सरकार उनको गलत करने की कोशिश करती है, तो ऐसे में जो प्रशासन से जुड़े, जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत ही सतर्कता से काम करने की कोशिश करते हैं। एक पक्ष तो ये है, तो एक डर रहता है, भय रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि बाद में इंक्वायरीज खुल जाएं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएं, लंबा चौड़ा सर्विस करियर होता है। दूसरा पक्ष ये है कि जहां पर अगर प्रोसीजर्स बिल्कुल साफ सुथरे बनाए गए हैं, बिल्कुल नियमांतर्गत सारी चीजें, सारी योजना बनाई गई है और जैसे एक्ट बाकायदा बन गया है, तो एक्ट के तहत प्रॉपर रूल्स बना दिए गए हैं, तो उनके तहत काम करने में कोई परेशानी नहीं होती। तो मुझे लगता है कि ये पिछले सालों से सबक लेके, जो पिछले अनुभवों से सबक लेके गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इस ढंग का इम्प्रूवमेंट कर रही है। और क्योंकि अपने अफसरों को सुरक्षा देना भी बहुत आवश्यक है। एक वो अफसर तो किसी सरकार के नहीं होते, अफसर हर सरकार में वही स्थायी रहते हैं, बाकी सरकारें बदलती रहती हैं, तो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, उनको अपने करियर बचाने की भी जिम्मेदारी होती है। तो उसके प्रति भी एक संवेदनशीलता, मेरे ख्याल से जो अब जो सरकारी निर्णय होते हैं, जो योजनाएं बनती हैं, उसमें जो योजनाएं बनाने वाले भी सरकारी अधिकारी ही होते हैं, तो ये सारी चीजें सोचकर ही बनाई जाती हैं। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे काम होते हैं जो अंडर प्रेशर हो जाते हैं और जिसके कारण फिर बाद में प्रशासनिक अधिकारियों को और जो कर्मचारी हैं उनको बहुत बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं आने वाली सरकार बदलने की स्थिति में। और इसीलिए डॉक्टर शुचि शर्मा, इसीलिए क्या आखिरी सत्र में जिस तरह की तैयारी सरकार करना चाहती है उसमें ऑफिसर्स फूंक फूंक कर कदम रखते हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत ही कॉशियसली रहना पड़ता है, क्योंकि जो उसकी सजाएं होती हैं वो बहुत जबरदस्त कठिन सजाएं मिलती हैं। जब मिलती हैं तो जेल तक जाना पड़ सकता है। और ये हम देख रहे हैं, निरंतर इतनी नेगेटिविटी अब सिस्टम में व्याप्त हो गई है। पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट में जो मोहरा बनता है वो जो परमानेंट अधिकारी होता है या कर्मचारी होता है वही बनाया जाता है। तो इसलिए वो डॉक्टर शुचि शर्मा, ये थोड़ी सी विषय से अलग बात है लेकिन फिर भी जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। कितने प्रतिशत ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द वे जाकर, नियमों को ताक पर रखकर, अपने मुखिया को खुश करने के लिए हर हाल में पेपर लाके टेबल पे रख देते हैं? कबीरा, इस संसार में भांति भांति के लोग, हर तरीके के लोग होते हैं। तो जिसमें कुछ ऐसे होते हैं, बहुत डेयर डेविल्स होते हैं, जिनको जो पॉलिटिकली अपने आप को बहुत पावरफुल मानते हैं एक पर्टिकुलर सरकार के समय में, और वो उस समय एक्स्ट्रा लॉयल्टी दिखाते हुए या एक्स्ट्रा इमोशनल होते हुए इस ढंग के डिसीजंस ले लेते हैं और जो बाद में उनको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जी, तो इस परेशानी ज्यादा समझदारी यही होती है कि अगर करने का समय है तो उसको प्रॉपर अप्रूवल्स ले लिए जाएं। उसमें रूल्स, जहां तक अगर रूल्स बन जाते हैं एक्ट के तहत तो वो सुरक्षित रहते हैं, इस ढंग के काम होते हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं जो इसके बियॉन्ड चले जाते हैं। जी, डॉक्टर चेतन पुरोहित, एक चर्चा ये भी आ रही है कि वसुंधरा राजे जो हैं वो भी अब जाते जाते सदन में थोड़ी अपनी ऊर्जा दिखाएंगी, थोड़ी ताकत दिखाएंगी। क्या कुछ तैयारियां हैं? वसुंधरा राजे कौन से मुद्दों को उठाने वाली हैं, जरा आप जनता के साथ स्पष्ट कर सकते हैं? मीना जी, हमारे कांग्रेस के मित्र बता रहे थे और अपना अनुभव बता रहे थे जो लोकसभा में ये लोग करते हैं। लोकसभा में जिस प्रकार से इन्होंने किया वही अनुभव ये अपना बता रहे थे कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ये करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी वो काम नहीं करती है जो कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी जनहित के मुद्दे, जिनसे जनता डायरेक्ट प्रभावित होती है और जनता को राहत मिल सकती है, उन मुद्दों पर सरकार को घेरने का पूरा प्रयास करेगी और घेरेगी। अब आई वसुंधरा राजे जी की बात। माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान की 10 साल मुख्यमंत्री रही है और विधानसभा के अंदर जब भी विधानसभा में आती है कोई बोलती है, और अभी भी बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। इस सरकार के खिलाफ जितने भी इन्होंने निर्णय, जैसे मैडम बता रहे थे, इन्होंने बहुत से निर्णय से किए हैं जिसमें आने वाले समय में हो सकता है कुछ अधिकारियों के कुछ दिक्कत भी आए। लेकिन मेरा यह मानना है सरकार को कभी भी प्रेशर में अधिकारियों को नहीं लेना चाहिए और अधिकारी को स्वतंत्रता से अपने निर्णय लेवे तो आने वाले समय में उनके लिए अच्छा रहता है। बाइजनेस जो होती है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी के दबाव में आकर
अगर कोई भी अधिकारी काम करता है तो वो ठीक नहीं है। अब आता हूँ मैं, हमारे मित्र कह रहे थे बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बता रहे थे, महंगाई और बेरोजगारी। अरे भाई, बेरोजगारी में तो राजस्थान दूसरे नंबर पर है। कहाँ गई आपकी बेरोजगारों को भत्ता देने की योजना? आप लोगों ने घोषणा पत्र में लिया था बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, कितने लोगों को आपने भत्ता दिया? केवल घोषणा करके रह गए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, हम तो कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ते हैं, साथ रखते हैं, लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्रों शायद पता ही नहीं होगा फर्स्ट नंबर बिंदु पर क्या घोषणा इन्होंने की है, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है, देखा ही नहीं है। अपना भी रखते हैं क्या चेतन जी? खुद का भी रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। गीता, हम तो हिसाब पूछेंगे जब आप लोकसभा में जाएंगे। हम तो गीता मानते हैं, घोषणा पत्र को गीता, और उसी से चुनाव लड़ते हैं, उसी से चुनाव जीतते हैं और उसी पे काम करते हैं। और बिंदुवार का, अब कांग्रेस की दिक्कत ये है कि सारे काम 3 महीने में करना चाहती है। 4.5 साल तक ये सो रहे थे, लेकिन आज ये कह रहे विधानसभा में बिल लाएंगे। बिल लाओ, अच्छी बात है, लाना चाहिए, लेकिन आपको पता है बिल का अप्रूवल तक का प्रोसीजर क्या है? यहाँ से विधानसभा से बिल गवर्नर साहब के पास जाएगा, गवर्नर साहब के बाद में राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा। क्या इस सरकार के पास इतना समय है कि ये इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, मैं बार बार मीना जी निवेदन कर रहा हूं आपसे कि 4.5 साल तक नहीं काम किए, अब केवल 6 महीने में घोषणा करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। करे घोषणा, जनता सब जानती है। अभी महंगाई राहत कैंप के अंदर इन्होंने क्या किया है? इस मई जून के महीने में कुछ नहीं दे रहे हैं आपको, मीना जी पता है। री रजिस्ट्रेशन के नाम पर, आप कल्पना कीजिए, री रजिस्ट्रेशन के नाम पर जिस प्रकार से राजस्थान की जनता को इन्होंने लाइनों में खड़ा किया और लोग मई जून में बेहोश हुए हैं, जिस प्रकार का तंत्र इन्होंने विकसित किया है महंगाई राहत कैंप के नाम पे, ये देते तो बहुत बढ़िया था, फायदा होता है इनको चुनाव के अंदर। दे कुछ नहीं रहे, केवल एक फॉर्म भरवा रहे हैं डेटा कलेक्शन के लिए। और अगर आपको बीपीएल को देना है, सब्सिडी देनी है, बिजली के 100 यूनिट सभी को देने, सभी राजस्थान में देने, इन्होंने बजट में घोषणा है, तो फिर किस बात का ये फॉर्म भरवा रहे हैं वहां पर? किस बात के लिए वहां इकट्ठा कर रहे हैं? और तो और सरकार का जो इनके ऊपर जो खर्चा आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा घोटाला साबित होगा राजस्थान के अंदर महंगाई राहत कैंप। जिस प्रकार से सरकारी पैसे का उपयोग माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली देने के लिए और सरकार के सिस्टम को करने के लिए, और ये ऐसी सरकार है जो बजट आने से पहले विज्ञापन लगाती है, बजट आने से पहले, और बजट में देती है नहीं देती, लेकिन विज्ञापन पर खर्चा कर देती है पहले ही। मैंने कभी नहीं सुना आज तक। और बजट कौन सा पढ़ते हैं? पिछले साल का पढ़ते हैं। इनके पास बजट पढ़ने का भी समय नहीं है, पिछले साल का बजट पढ़ते हैं और फाइनेंस सेक्रेटरी जाके बताता है माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना भी समय नहीं था कि बजट का अध्ययन तो कर लेते कम से कम। ये हिंदुस्तान का पहला, एक मिनट जी बताएं। 1 मिनट खत्म करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इतना समय भी नहीं था, बजट का एक पन्ना पढ़ लेते ऊपर वाला। अगर ऊपर वाला पढ़ना माननीय मुख्यमंत्री जी पढ़ लेते तो आज पूरे राजस्थान को शर्मसार नहीं होना पड़ता पूरे हिंदुस्तान के सामने। जी डॉक्टर चेतन पुरोहित, अब वो इतिहास बन चुका है। हम भविष्य की बात कर रहे हैं और वर्तमान में खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान ये है कि कल से विधानसभा का सत्र होने जा रहा है। आपने बहुत पॉइंटेड जो क्वेश्चन उठाया, जो सवाल उठाया है, वो ये है कि सरकार के पास अब समय नहीं है कि वो किसी भी बिल को लाए और उसे पास करवाए। ऐसे में अरुण शर्मा जी, अगर आपके मुख्य मंत्री के विरोध करने वाले सचिन पायलट ये कहते हैं कि मेरी सारी मांगों को मान लिया गया है, सरकार उन पे अमल करेगी, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक झुनझुना दिया गया है और सरकार भी जानती है कि उसमें से कुछ नहीं होगा। तो सत्र में आप बिल लाकर भी क्या करेंगे? नहीं, मैं मीना जी, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इनके पास मुद्दों की भारी कमी है। इस बार ये चाह के भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। इसलिए आपने सवाल पूछा वसुंधरा जी के बारे में कि अब तो हमने सुना है वसुंधरा जी भी एक्टिव हो जाएंगी। चेतन जी समेत इनके पूरे प्रवक्ताओं की टीम ने पिछले 3.5 साल में वसुंधरा जी का नाम नहीं लिया है, कोई जिक्र नहीं किया उनका, जैसे अपराध हो उनका नाम लेना। पोस्टरों पे से उनकी फोटो गायब थी, सब देखा है जनता ने। अब ये पायलट जी का नाम ले लीजिए आप भी, सचिन पायलट का। नहीं बोलूंगा, माफी के साथ कह रहा हूँ, नहीं बोलूंगा। सुन लीजिए। तो मैंने वो
अब इस कार्यकाल की तुलना भी नहीं कर सकते। मीना जी, मैं बड़ी ईमानदारी से आपको जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि पिछला जो वसुंधरा जी का कार्यकाल था, उसके मुकाबले हर क्षेत्र में, वो चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जन सरोकार की सामाजिक सिक्योरिटीज हो, लगभग 10 गुना काम किया गया है इस सरकार के द्वारा, जिसके बारे में आप ये कहा जा रहा है कि आखिरी 4 महीने में कुछ करने जा रही है। अरुण शर्मा जी, कोई भी जी, सरकार जब काम करती है तो वो काम तो जनता के लिए है, और जिस जनता को बिल्कुल, इसका फायदा हुआ है वो निश्चित रूप से वोट के रूप में तब्दील भी होगा। इसलिए वो हमें विषय पूरा नहीं है यकीन है। कि इसलिए वो विषय नहीं है कि आप जीतेंगे, हारेंगे, आपको जनता के काम आपका जो है उसका एनालिसिस्ट करेंगे। हम तो ये समझना चाह रहे हैं कि अगर बिल लाने से कांग्रेस पार्टी इस 5 दिनों के सदन में छोटा सा जो सत्र होने जा रहा है, उसमें अगर कोई बिल पास नहीं कर सकती तो उस बिल को टेबल पर रखना क्या उसका कोई औचित्य है? मीना जी, बिल्कुल औचित्य है। हम ये कब इस तरीके से सोचना बंद करेंगे कि इस सरकार का काम अब ये नहीं करी, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इन चीजों को ऐसे नहीं आंका जा सकता। हमने कई विधेयक पेश किए तो किए ना, पहल की, इसी तरीके से ये पहल कर रहे हैं। अगली सरकार, जो कि हम तो मानते हैं हमारी होगी, नहीं भी होगी तो अगली सरकार इसको आगे बढ़ाएगी। सिर्फ ये सोच के काम रोके नहीं जा सकते कि अब तो 6 महीने बचे हैं, काम करने की जरूरत क्या है, ये इस तरीके से हम नहीं सोचते हैं। दूसरा, अभी चेतन बाबू कह रहे थे कि विज्ञापन कर रहे हैं बहुत। मैं इनकी ध्यान में लाना चाहता हूं, विज्ञापनों का वाइस चांसलर, राजनीतिक विज्ञापनों का इस देश में कौन है, ये सब जानते हैं। 2014 से पहले कोई प्रधानमंत्री अपने विज्ञापनों पर इतना खर्च नहीं किया है जितना पिछले 9 सालों में हुआ है। गजब का बजट है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, यहाँ राजस्थान पत्रिका और भास्कर में ऐड आते हैं उनके 2-2 पेज के। क्या बातें कर रहे हैं आप विज्ञापनों की? मतलब बनता ही नहीं है आपका बोलना। विज्ञापन का बजट देखिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ये तो जनता तक बात पहुंचाने वाली बात है। कुछ चीजें हमने भी सीख ली हैं। तो इसमें आप नाराज मत होइए, उसकी आपकी हमारी कोई तुलना नहीं है इस मामले में। नाराज नहीं है। ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, इस बात की आपको प्रशंसा करनी चाहिए डॉक्टर चेतन। इसलिए जगदीश शर्मा जी, ये एक सरकार अगर जो सत्ता में है वो अगर कोई बिल टेबल पर ला रही है तो अगली सरकार निश्चित रूप से उसे आगे बढ़ा सकती है। अगर हम अरुण जी की बात को माने, जो कि वैधानिक है, विधायी प्रक्रिया है, उसमें किसी को कोई दो राय नहीं होना चाहिए। तो लेकिन ये कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है तभी मुमकिन होगा। बीजेपी की सरकार आएगी तो ये नहीं करना है इसलिए नहीं किया जाएगा, या फिर बीजेपी को लगता है कि मिनिमम वेजेस जरूरत ही नहीं होगी। इस पर हम बीजेपी के प्रवक्ता से बात करेंगे। लेकिन जगदीश जी, आखिरी सालों में, आखिरी महीनों में, जो आखिरी सत्र में जो इस तरह के बिल लाए जाते हैं, उन बिल की परिणति क्या होती है? पिछला अनुभव क्या बताता है? देखिए मीना जी, ये तो सरकार, आप जो अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, और पिछले बार भी चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी थे, और आपको याद होगा कि पिछली जो टर्म थी उसके बाद अशोक जी ने जिस ढंग से काम किया था वो भी 1 साल और 6 महीने के अंदर ही अंदर किया था, 4 साल तक कुछ नहीं किया। इस बार भी हालत यही है। इस बार भी जो कुछ हो रहा है वो सरकार के लास्ट ईयर के अंदर हो रहा है। यानी कि ये सेशन मेरे ख्याल में 6-8 महीने से अशोक जी ने काम शुरू किया है, तो 1 साल के अंदर अंदर करने वाले काम है। जबकि ये ऐसे काम थे, अगर सचमुच में सरकार की मंशा थी और उनको अपने घोषणा पत्र में शामिल किया गया है, तो ये सरकार आते ही काम होना चाहिए, ताकि इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देख ले। अभी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि घोषणाएं तो बहुत हो गई हैं, बहुत सारा पैसा अनाउंस किया गया है, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो ग्रास रूट पे क्या हुआ है ये किसी को पता नहीं है। जैसे अभी मैं कल परसों एक भाषण सुन रहा था अशोक जी का, जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों के सारे ऋण माफ हो गए, और उसके थोड़े दिन पहले ही मैं नरेंद्र मोदी और शाह साहब का भी भाषण सुन चुका था
वो कह रहे हैं कि किसानों के कर्जे माफ ही नहीं हुए, वो अभी तक रखे हुए हैं। बीजेपी भी एलिगेशन लगाती है ये। तो कर्जे माफ हुए हैं या नहीं, ये अब जाकर देखने का क्या मतलब है, बताइए आप, जी जबकि 4.5 साल सरकार को हो गए। इसी तरीके से ये जितने भी राहत कैंप लगाए गए हैं अभी थोड़े दिन पहले, तो ये राहत कैंपों में आप जाने की क्या आवश्यकता थी? 4 साल पहले अगर ये काम किया जाता तो अब तक आपको ये पता भी चल गया होता सरकार को कि राहत जी कैंप में कितने लोगों को राहत सचमुच में मिली है या नहीं मिली है, रजिस्ट्रेशन सही हुए हैं या नहीं हुए हैं। अब ये तो हो गए हैं सारे, और जो कुछ भी राहत देनी है आपने घोषणा कर दी है, लेकिन क्या सचमुच वो राहत पब्लिक तक, गांव-गांव तक पहुंच गई है? ये देखने की बात होगी। इसलिए सबसे जी पहली बात तो ये है कि अगली सरकार ये देखेगी कि जो कुछ भी पिछली सरकार ने अनाउंस किया, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, इम्प्लीमेंट होगी चीजें। लेकिन अगर अपोजिशन की यानी कि बीजेपी की सरकार आ गई तो फिर वो रिव्यू करती है। आमतौर पे ये प्रचलन बना हुआ है कि 6 महीने के कामकाज को रिव्यू करती है और रिव्यू करके देखती है कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको रखना चाहिए या कंटिन्यूटी बननी चाहिए इसमें, तो कौन सी नहीं। यही बात विधानसभा के अंदर भी होती है। विधानसभा में हाउस में जितने बिल पड़े होते हैं पेंडिंग, वो असल में सरकार किसी पार्टी की है, वो उसके बिल नहीं होते हैं, वो गवर्नमेंट के बिल होते हैं। तो गवर्नमेंट के बिल को गवर्नमेंट के बिल के तरीके से ही ट्रीट किया जाता है। जी वो बिल अगर आने वाली सरकार के लिए भी बहुत अच्छा लगता है कि ये है, तब तो वो बिल को ओके करवाते हैं हाउस में और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वरना वो ड्रॉप हो जाता है। जी, तो कुछ नेटवर्क इशू है जगदीश जी के। श्याम सुंदर शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी, हाँ जी, जगदीश जी जिस बात का ज़िक्र कर रहे हैं कि ये सरकार का काम है, लेकिन जाने वाले 6 महीने और शुरू के 6 महीने, जिस तरह से शुरू में असेसमेंट में निकलते हैं और जाते-जाते रिव्यू में निकलते हैं। मुख्यमंत्री का काम विधानसभा में और सरकार में रहते हुए अपनी टीम के साथ कैसे नए जो विधेयक लाए जा रहे हैं, उन पर काम करना, और उनकी टीम, उनके जो प्रशासनिक अमला है, उसका काम उसके एग्जीक्यूशन का है। ये हमने व्यवस्था संवैधानिक बनाई हुई है। उसके बाद भी जो एग्जीक्यूशन का काम है, उसको देखने के लिए मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, राहत कैंप में मुख्यमंत्री जी का जाना कितना जरूरी है? देखिए मीना शर्मा जी, क्योंकि चुनाव नजदीक है और मुख्यमंत्री जी अपने चुनाव का एजेंडा बताना चाहते हैं लोगों को, डिजाइन कंपनी ने डिजाइन करके दिया है उनको, उनका खुद का सोच तो है नहीं। इस बार विज्ञापन कंपनी ने एक उनको कहा इस आधार पर आपको जाना चाहिए। और एक अधिकारी है जो कि नए अधिकारी हैं, पहले कलेक्टर अजमेर में रहे गौरव गोयल, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी अपने पास बजट में पैसा तो है नहीं, पहले रजिस्ट्रेशन करो। 1 अप्रैल से बजट लागू होना चाहिए था, हम बजट लागू कर रहे हैं कब से? अब आप देखिएगा, कोई जुलाई से कर रहे हैं, कोई किसको कर रहे हैं, अभी तक यही तय नहीं कर पा रहे कब कैसे देंगे। अब ऑनलाइन देने की बात की, याद रहना चाहिए मुख्यमंत्री ने पैसा भेजा है, जबकि मुख्यमंत्री ट्रस्टी है। अब देखिए जो बजट का पार्ट 2 है, ये बजट सत्र का ही पार्ट 2 है, नया सत्र नहीं है। विधानसभा में विधायकों को प्रश्न लगाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि 100 प्रश्न लग गए तो लगेगा नहीं ना। इस तरह से देखिए, अरुण जी तो बता नहीं पा रहे, क्योंकि अरुण जी कांग्रेस के है कार्यकर्ता, इस नाते से वो नहीं बोल पा रहे। देखिए सचिन पायलट ने कल ही कहा, मौन सत्याग्रह कहा था, उन्होंने कहा कि मेरी मांगों को मान लिया गया और विधानसभा में सत्र में विधेयक ला रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी पहले कुछ कहते, आरपीएससी में निश्चित तौर पर सदस्यों और अध्यक्षों का चुनाव जिस प्रकार से होता है, आपको पता है कि वसुंधरा जी ने राजकुमारी गुर्जर का चुनाव किया था, उनके पति ने क्या किया था, एसीटी लगी थी, लेकिन कार्यकाल अभी भी बाबूलाल कटारा को हम हटा नहीं पाए, क्योंकि संवैधानिक अधिकार हमारे पास है नहीं जिस प्रकार का, और जेल में है वो। अध्यक्ष सुचि शर्मा जी तो क्योंकि काम करने वाली रही है, काम किया है। अगर आप चीफ सेक्रेटरी को 6 महीने बढ़ाते हैं और वहां पर आप कहते हैं ईडी को तीसरी बार बढ़ाने का बात करते हो और सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाता है, क्या चीफ सेक्रेटरी को बढ़ाने की जरूरत पड़ रही थी 6 महीने? इसका मतलब आपके काले कारनामों को ढका रहा है और आगे काम करते रहो। चीफ सेक्रेटरी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दबाव में लेके क्या काम करो। और देखिए विधेयक तो आएंगे, विधेयक के कानून नियम और उपनियम नहीं बनेंगे
लागू, और आने वाली सरकार जरूरी थोड़े नियम उपनियम बनाए। चलो कानून आ गया, कानून को प्रभावी ढंग से वही लागू करेगी जो सरकार चाहती है। और निश्चित तौर पर देखिएगा कि वो जो मिनिमम गारंटी योजना की बात जो बार बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं और प्रधानमंत्री जी को सलाह भी देते हैं, वो ले आएंगे गारंटी के साथ के भाई लाएंगे और कानून देंगे। ये तो चुनाव प्रचार का एक माध्यम बनेगा ना, जितने बिल लाके आ रहे हैं। तो आम लोगों के बीच में सचिन पायलट कहेगा मैंने जो मामले उठाए थे मैंने सरकार से करवा लिए, अब हमारी सरकार वापस लाओ तो हम उस कानून के तहत अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे, अच्छी चीजें ला पाएंगे। और जो रिव्यू करने वाली बात है, एकल पट्टे के मामले में जो जेल गए थे, सिद्धू साहब गए थे, निष्काम देवाकर गए थे, बहुत सारे लोगों को जाना पड़ता है क्योंकि वो आज भी मैं कह रहा हूं कि सिद्धू साहब को 1 रुपए लेकर के अगर वो एडवाइजर बन के काम करना चाहते हैं सरकार में, ऐसा क्या है, क्यों करना चाहते हो आप तो अपने बुजुर्ग हो गए हो, अब अपना काम धंधा करो, अपने बच्चों को संभालो, लेकिन आप भी कर नहीं सरकार में रहेंगे 1 रुपया लेंगे, क्यों लोगे? इसका मतलब है कि पीछे से आप क्या करते हो पता नहीं, कुछ तो होगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि कानून तो आना चाहिए और कानून के नियम प्रावधान, अभी सरकार 3 महीने नियम कानून बना के चली जाएगी तो जो अधिकारी वर्ग है वो सुरक्षित तरीके से काम करने में सफल हो पाएगा। नहीं तो अधिकारी सुरक्षा की दृष्टि से जेल जाता है क्योंकि उसको पता है कि वो भी कुछ ना कुछ करता होगा। हर एक अधिकारी तो नहीं करता, लेकिन कुछ अधिकारी हैं जैसे आय से अधिक संपत्ति रखने वालों की सूची आपने लंबी चौड़ी देखी है। अब आप बार बार कह रहे भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को आप कानून में प्रावधान है कि नियमों के तहत उनको अनुमति दे दे कि भाई एसीडी चालान पेश कर ले, अनुमति नहीं देती सरकार। अच्छा केंद्र सरकार तो आईएएस अधिकारियों की देती ही नहीं, आईपीएस अधिकारी को, वो तो कहते हैं हमारे अधिकारी सुरक्षित, क्योंकि वही अधिकारी अनुमति देने वाले होते हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्य के अधिकारियों की भी नहीं देते, आरपीएस और बहुत सारे हैं, अरुण जी को पता है कि विधायकों के लोग हैं, तो उनको कैसे दोगे? नहीं तो सरकार नहीं चलेगी आपकी। तो जो सरकार अल्पमत वाली सरकार होती है वो निश्चित तौर पर कुछ कानून ऐसे बना जाती है जो खुद की सुरक्षा के लिए ठीक होते हैं। मैं कह सकता हूँ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं जाकर के लोगों को कहूंगा क्या। अब पायलट साहब ने भी अपनी जीत सुनिश्चित कर ली कि भाई मैंने तो सरकार से जो कह रहे थे मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं होगा, तो कानून में है ही नहीं। अब प्रावधान कहां से आ गया अरुण जी को पता है, अरुण जी वो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे ना ये तो हो ही नहीं सकता, अब कानून भी आ रहा है। उनको पता था कि केंद्र नेतृत्व अब आदेश देता है, अब आप निवेदन नहीं करता, इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाओ, ये करो, उन्होंने कहेंगे ये चीज करो, नहीं तो मुख्यमंत्री जी जाओ। तो इसलिए ये कानून के तहत अगर आ रही है चीजें तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को कहा जाएगा कि लोकसभा चुनाव में भी जाना है कांग्रेस को, और देश में मुख्यमंत्री जी नंबर 1 बने रहते हैं हमेशा, पता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी लागू करते हैं कि हमारे कानून को, जैसे केंद्र में कह रहे थे, अभी चेतन जी बता रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री एक भी प्रश्न नहीं करती है विधानसभा में, एक भी शब्द नहीं बोलती है, दोनों ही बहन भाई एक जैसे ही है। अब बताइए अशोक गहलोत ने पूरे विधानसभा के सत्र में पहले वालों में कभी बोला हो? तो जगदीश जी तो गवाह है। लेकिन अब जैसे पहले वाले मुख्यमंत्री होते थे, प्रतिपक्ष के नेता बनते थे, तो बार बार उनको जानकारी होती थी फाइलों की और बाकायदा सही तरीके की चीजें उठा करके उसको मसले को तय कराने की कोशिश करते थे। अब सीपी जोशी जी खुद दोषी है, 60 दिन विधानसभा चलनी चाहिए, 40 दिन चल रही है, आप कर क्या रहे हो? क्योंकि सरकार बिजनेस ही नहीं देती तो चलाऊं किस आधार पर? जो बिल आए थे विधानसभा में वो पेश नहीं हो पाए थे, कारण ये था कि भरत सिंह, आपके हेमाराम चौधरी और ये आपके राजेंद्र गुड़ा जिस प्रकार का माहौल बना करके सरकार की खिलाफत कर रहे थे, उनको लग रहा था मुख्यमंत्री जी को कि मेरी तो स्थिति खराब हो जाएगी। विधानसभा का सत्र बीच में ही रोक दिया गया, अरुण जी बोल नहीं पा रहे, क्योंकि उनको पता था अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खाई बढ़ती जा रही थी और ये सब चीजें देखने को सबको मिल रही थी। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी बचत के लिए विधानसभा का सत्र अनिश्चित काल के लिए करा दिया, लेकिन उसी सत्र को वापस लाए। इससे पहले बीजेपी कह रही थी कि भाई आप पहले वाले बजट को कंटिन्यू कैसे कर रहे हो, ये भी कंटिन्यू हो रहा है। अब आपके पास राज्यपाल है, आप गए नहीं, राजेंद्र राठौड़ तो पहली बार विपक्ष के नेता के रूप में पेश होंगे। कहना चाहिए था कि भाई पुराने सत्र को क्यों कंटिन्यू, क्योंकि राज्यपाल के पास कोई अधिकार होता नहीं है, वो रोक नहीं सकते। और राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी के जो मधुर संबंध है वो तो आपको पता है कि वीसी कई वीसी थे, देव स्वरूप को कितनी बार नियुक्ति दे दी। ये तो हमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सफलता और उपलब्धि माननी ही चाहिए श्याम सुंदर जी, कि उनके पक्ष में, विपक्ष में और तमाम राजनीति से परे भी लोगों से, जिस तरह के समाज में पत्रकारों से, उनके जितने करीबी पत्रकार हैं लिस्ट बना लीजिए और बाकी नेताओं के सबकी लिस्ट बना लीजिए,
तो ये तो उनकी उपलब्धि है कि उन्होंने लोगों को अपने आसपास रखा है और उनको सींचा भी है और इसीलिए लोग उनके साथ भी खड़े हैं। लेकिन ये तो शाम बेरू को सिंह जी की जगदीश बात कर ली। नहीं, बेरू सिंह जी की बात कर लीजिए, जगदीश सिंह तो बहुत करीब थे, बेरू सिंह जी के भी सब कुछ संबंध ऐसे थे, हरदेव जोशी के भी संबंध ऐसे थे, लेकिन संबंध रखना राज्य हित में होना चाहिए। राज्य का अहित हो तो कैसे संभव है? खुद के स्वार्थों की पूर्ति के लिए अगर संबंधों का उपयोग करते हो तो ठीक नहीं है। इसलिए ये मुख्यमंत्री जी 3 बार रह लिया, अब 4थी बार भी मैं बनूंगा, और कोई बनना ही नहीं देने चाहते हो कार्यकर्ताओं को लाने। अब देखिए 25 तारीख को तो तय कर दिया था सचिन पायलट तो बनेगा, बगावत क्यों किया आपने? आप पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता थे, निष्ठावान तो खत्म हो गया, अब तो अपने लोगों को, वो तो पूरा देश देख चुका है, वो तो पूरी कांग्रेस पार्टी उसको तो समझ चुकी है। अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए वो लगे हुए हैं, नहीं बना पा रहे हैं, वो सांसद का चुनाव हार गए, अब जीत पाएंगे नहीं जीत। हम वापस मुद्दे की तरफ आते हैं। आपकी बात सही है और दर्शक और जनता और जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, पत्रकार बिरादरी है, सभी सुन रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी भी है। डॉक्टर शुचि शर्मा, जब कोई भी काम हमने पूरे हमारे संघीय व्यवस्था में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जिम्मेदारी तय की है। सरकार का काम विधेयकों को बनाना है और कार्यपालिका का काम उन्हें लागू करना है। बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी की टीम है आपको एग्जीक्यूशन के लिए, ब्लॉक स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, डिवीजन लेवल पर। फिर भी मुख्यमंत्री को अपनी योजनाओं, राहत कैंप में जाना पड़ता है योजनाओं के प्रचार, मतलब लोगों को राहत मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जब कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा करता है तो ब्यूरोक्रेसी एक्टिव होती है, उस पे इफेक्टिव रिजल्ट्स का प्रेशर पड़ता है। ये बात तो सही है। अभी खैर फिलहाल इन राहत कैंपों से तो मैं नहीं जुड़ी हुई और इस प्रशासनिक सेवा में भी अब नहीं हूँ, लेकिन अगर कहीं पर ये इनके पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, ये सभी जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो समझ सकती हैं इस चीज़ को, लेकिन अगर कहीं पर प्रदेश का मुखिया, सरकार का मुखिया अगर कहीं जाता है किसी कैंप में, तो दोनों तरीके के उसके हो सकते हैं, वो एनकरेज भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जहाँ थोड़ा ढीलापन हो अगर एग्जीक्यूशन के लेवल पे, तो उसके कारण थोड़ी सतर्कता आ जाएगी। दूसरा, जो वहाँ पर पब्लिक है, तो पब्लिक भी अपने नेता को देखकर खुश होती है और पब्लिक से भी इंटरेक्शन होता है, तो वो उनके अपने राजनीतिक पक्ष हैं, उसके संबंध में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी। पर इससे मुझे नहीं लगता कि कोई प्रशासनिक अगर कैंप्स लग रहे हैं और उसमें अगर सीएम साहब जाते हैं तो उसमें क्या बुराई है। वो एक एनकरेजिंग ही होता है जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं, और खास तौर से जो बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए वो बहुत एनकरेजिंग होता है। जी, तो अगर मुख्यमंत्री कानून बना भी रहे हैं और उनको अमल में लाने के लिए काम भी कर रहे हैं, तो दोहरा फायदा है मुख्यमंत्री का भी और जनता का भी। तो फिर जगदीश शर्मा जी, फिर ये इस तरह की चर्चाएं क्यों हो रही हैं कि भाई मुख्यमंत्री इतने चिंतित हैं, इसलिए डरे हुए हैं, इसलिए वहां जा रहे हैं, विधानसभा के लिए समय नहीं है विधायक बनाने के लिए, या उनको जहां फोकस करना चाहिए उसकी बजाय वो प्रचार प्रसार में लगे हैं। फिर ये अगर इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है, चाहे वो पॉलिटिकल कंपनसेशन ही क्यों ना हो, उसके बाद भी उन्हें पार्टी को भी फायदा है, जनता को भी फायदा है, ब्यूरोक्रेसी भी टाइट रहती है, तो फिर परेशानी क्या है? देखिए मीना जी, इसमें परेशानी कुछ नहीं है, परेशानी कुछ नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि अगर पॉलिटिकल हेड जो है स्टेट में, वो अगर खुद कैंप में जा रहा है, देख रहा है, इम्प्लीमेंटेशन को देख रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा लीड कर रहा है और उनको राय दे रहे हैं कि भाई यहाँ कमी है, इस तरीके से करिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको पिछली दफे मैं बोल रहा था कि ये सारा कुछ जो कुछ भी होता है, जैसे मुख्यमंत्री जी खुद कैंप में जा रहे हैं और वहां जाकर फोटो सेशन भी होता है और सब कुछ होता है, तो ये अगर 3 साल पहले हुआ होता, 3.5 साल पहले हुआ होता, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी मुख्यमंत्री अपनी आंखों से देखकर जा सकते थे। अभी इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर नहीं आई ये चीजें, जो घोषणाएं की गई है उसमें एक आध चीजों को छोड़ दें, क्योंकि जैसे हेल्थ की स्कीमें है, ये हेल्थ की स्कीमें पहले से भी चल रही थी, वो तो उन्होंने अपग्रेड किया उसको और दायरा बढ़ाया, ज्यादा लोगों को उसमें कवर कर किया गया है, इस तरह की स्कीमें ये तो हो जाएंगी। लेकिन जैसे मैंने बात की थी कि किसानों के कर्ज माफी की,
किसानों के कर्ज माफी कितनी होनी है, क्या होना है, केवल कोऑपरेटिव साइड की जो सहकारी समितियां हैं उनके कर्ज माफ हुए 2-2 लाख रुपए तक के किसानों के, जबकि किसानों के ऊपर कर्ज तो बना हुआ है 20-20 लाख और 25-25 लाख रुपए, और बैंकों के, शेड्यूल बैंकों के कर्ज हैं बहुत सारे। वो जब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री उसमें अलाउ नहीं करेगी, आप कर नहीं सकते। तो ये घोषणा करना कि किसानों के सारे कर्जे माफ कर देंगे, ये एक वेग टर्म है, क्योंकि आप केवल कोऑपरेटिव के कर्जे माफ करते हैं और सारे कर्जे माफ होते नहीं है। तो एक तरफ ये कहने के लिए भी अपोजिशन के पास है कि कर्जे माफी का जो डिसीजन लिया था, जो अनाउंस किए थे, वो गलत हुआ है, किया ही नहीं गया। हमारे यहाँ पर करीब 80 लाख लोगों के कर्जे माफ होने चाहिए थे, जैसा कि आंकड़े अखबारों में आए हैं उसके हिसाब से, और हुए हैं 20 लाख कई। जी, ये एनोमली बनी रहती है और अपोजिशन इन्हीं चीजों को उठाता है फिर। जी, अरुण जी मुख्यमंत्री जी सुन को रहे हैं जो ना है, आप? अरुण जी आप जी सुन रहे हैं ना? जगदीश जी शर्मा हाँ जी। जी हाँ, बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ जगदीश जी का, जो कह रहे हैं कि सहकारी बैंकों के कर्जे माफ हुए हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्त तो लगातार कह रहे हैं किसानों के कर्जे माफ ही नहीं हुए हैं। करीब 22 लाख किसान, कम संख्या नहीं है ये, कि 15,500 करोड़ रुपए के कर्जे माफ हो गए हैं। ये हकीकत है शुरू के 10 दिनों में। वो कुछ टेक्निकलिटीज की वजह से जो शेड्यूल्ड बैंक हैं उसका मतलब हमको सहयोग चाहिए केंद्रीय सरकार का, अगर वो मिल जाए तो ये कर्जे भी माफ हो जाते। लेकिन ठीक है, एक सेंस ऑफ एप्रिसिएशन होना चाहिए कि हमने जो 10 दिन का वादा किया था हमारे नेता ने, वो वाकई हम बहुत ईमानदारी की नीयत से उस तरफ बढ़े। दूसरा, श्याम जी की बात करना चाहता हूं मैं। वो शायद काफी नाराज लग रहे हैं आज मुझे अशोक गहलोत जी से व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी का 6 महीने का एक्सटेंशन कोई नई खबर है इनके लिए, मुझे नहीं समझ में आता। मैं खुद 20 बार देख चुका हूं ये एक्सटेंशन होते हैं, लेकिन उसका कंपैरिजन ईडी के मिश्रा जी के एक्सटेंशन से, जो कि 3 साल तक लगातार चलता रहा, जिसकी वजह सारी दुनिया के सामने है, ईडी किस तरीके के उपयोग में लाया जा रहा है। और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था इंटरवीन करके उनको 31 जुलाई तक खाली करने के लिए कह रही है, ये पैरेलल कैसे हो सकता है? चीफ सेक्रेटरी का एक्सटेंशन 6 महीने का, देखिए एक कंटिन्यूटी चीज होती है, एक चुनाव रास्ते में आया है बस। जैसे शुचि जी भी अभी कह रही थी कि जो चुनाव का ठीक पहले का पीरियड होता है उसमें अफसर लोग पेन अपना घर भूल के आते हैं, कोई दस्तखत नहीं करने, एक्स्ट्रा सतर्क हो जाते हैं, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना। ऐसे में अगर एक चीफ मिनिस्टर फ्रंट से लीड कर रहा है, 72 साल की उम्र में 4-4 जिलों के राष्ट्र केंद्र के दौरे रोज कर रहा है, आपकी परेशानी क्या है? चुस्त दुरुस्त होता है उससे प्रशासन, लोग सतर्क होते हैं कि यार ये तो मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं। नहीं, आपत्ति किसका जो नुकसान हो रहा है इसमें? अरुण शर्मा जी, मुझे जो आपत्ति नजर आ रही है और जो चर्चा के दौरान बात समझ और स्पष्ट रूप से सामने आ रही है, वो ये नहीं है कि मुख्यमंत्री क्यों कर रहे हैं। हर किसी ने यही कहा है कि ये अच्छा है, किसी ने इसकी आलोचना नहीं की, लेकिन नहीं कर रहे हैं लोग आलोचना, क्यों जा रहे हैं, डर रहे हैं। सवाल ये उठाया है कि चुनाव से 6 महीने पहले नहीं, चुनाव के बाद 6 महीने में होना चाहिए था ये काम, यानी कि आपने 4 साल लेट किया है। मुख्यमंत्री 5 साल के लिए चुना जाता है, 4 साल तक कोई काम नहीं करे, उसके बाद वो काम करे, तो ये स्वाभाविक बनता है ना सवाल। डॉक्टर मीना, ये इस भ्रम और मिथ का कोई इलाज नहीं है। मैं रिपीटेडली कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि ये आखिरी के 6 महीने में काम किए जा रहे हैं। जरूर थोड़ी स्पीड बढ़ी होगी, लेकिन पहले बजट से इस मुख्यमंत्री के साफ साफ परिलक्षित होता है कि सामाजिक सरोकार, सामाजिक सिक्योरिटीज के मामले में वो कितने गंभीर हैं।
जो अपने वादे किए गए हैं उसके मामले में वो कितने गंभीर हैं। और आप वो 2 साल मत भूलिए जो न केवल प्रदेश में, पूरे देश में प्राथमिकताएं ही बदल गई थी। कोरोना पीरियड में हर सरकार, केंद्र की हो, विश्व की कहीं की भी सरकार हो, उसकी प्राथमिकताएं बदल गई थी। हम 4.5 साल का हिसाब करते वक्त वो 2 साल बहुत कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। लेकिन अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ, सारे बजट्स में कोई ना कोई नॉवेल्टी जनहित की रही है। वो चाहे किसानों का अलग से बजट लाने की बात हो, किसानों को जो सुविधाएं दी गई हैं वो अभूतपूर्व हैं। लेकिन ये लगातार पॉपुलराइज किया जा रहा है कि ये आखिरी 6 महीने में हो रहा है, जो सत्य नहीं है। ये लगातार सतत काम हुए हैं और इसके नतीजे सामने आएंगे। जी, डॉक्टर चेतन पुरोहित, हम मान लेते हैं कि सरकार कुछ काम जाते-जाते कर रही है। कुछ काम अरुण जी की माने तो बहुत काम पहले भी हुए हैं और कोरोना काल को किसी को नहीं भूलना चाहिए, ये भी उतना ही सही है। लेकिन अगर जाते-जाते भी सरकार अपना काम करते हुए कुछ अपना कर्मठता दिखाती है, तो बीजेपी को दिक्कत क्या है? आप विरोध प्रदर्शन, धरना, रैली ये सब तो सड़क पर भी कर सकते हैं। तो अगर सदन में बिल लाती है सरकार, तो बीजेपी को बिल पास कराना चाहिए। पास कराने का समय जब आएगा तब की अलग बात है, लेकिन कम से कम इस वक्त बिल पर विरोध करने की बजाय दूसरे मुद्दों पर बिल में क्या करेक्शन हो सकते हैं, कहाँ पे पॉसिबिलिटीज है इंप्रूव करने की, उन सब पर बात होनी चाहिए। डॉक्टर चेतन पुरोहित, इस सरकार की ना तो नीति है और ना नियत है, दोनों ही नहीं है। और ये गाना है, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अब इनके पास इतनी देर हो चुकी है कि हड़बड़ाहट में जो करने का प्रयास कर रहे हैं सफल रूप से, इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के मित्र ने एक बार भी पायलट के साहब का नाम नहीं लिया पूरी चर्चा में। ये मेरे को कह रहे थे वसुंधरा जी के बारे में, और मैं तो कहता हूँ कांग्रेस के 2 तरीके के प्रवक्ता आजकल चैनल पे आते हैं, एक पायलट समर्थक और एक गहलोत, माननीय गहलोत साहब समर्थक। तो इनके अंदर तो क्लासिफिकेशन तक हो चुका है। अब आता हूँ बजट से, ये जो सत्र चल रहा है, इस सत्र पे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बेरोजगारी के मुद्दे पर जिस प्रकार से पेपर आउट हुआ है, राजस्थान के अंदर 21 पेपर आउट हुए हैं, बेरोजगारी के साथ जो खिलवाड़ किया गया है उसके मुद्दे पर क्यों नहीं करेंगे, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। अभी कल एक न्यूज़पेपर में छपा है, 251 कोर्स एक विश्वविद्यालय ने क्या है, हम करवा रहे हैं 251, और किसी भी डिपार्टमेंट में एक भी लेक्चरर नहीं है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये समाचार पत्र की रिपोर्ट है। जहां इन्होंने कॉलेजें खोली है, कॉलेजें स्कूलों के अंदर चला रहे हैं ये लोग, एक कर्मचारी इनके पास नहीं है, एक लेक्चरर इनके पास नहीं है। तो जिस प्रकार की घोषणाएं करके ये मत लेना चाहते हैं राजस्थान की जनता का, राजस्थान की जनता बहुत समझदार है। लेकिन डॉक्टर चेतन, ये भी उतना ही स्वाभाविक है कि घोषणाओं के साथ तो भवन नहीं बन सकते, घोषणाओं के साथ तो टीचर्स नहीं आ सकते, समय लगता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा हूँ, मैं इसी पे आ रहा हूँ। हमारे दर्शक हैं भारत भाई भोजानी, ये गुजरात से हैं और इनका कहना है कि जादूगर का ठेला गुम हो जाएगा। अशोक जी सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है उसके काफी विरोधी हैं ये, लेकिन जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देखते हैं उनका जो फीडबैक होता है वो हम सरकार और विपक्ष दोनों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि जनता के बीच में जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का काम है वो हम जिम्मेदारी से कर सके। बहरहाल, आज आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने सभी पक्षों को ठीक से रखने का जो प्रयास किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्होंने सरकार के पक्ष को भी, विपक्ष के पक्ष को भी, और उसके बाद राजनीतिक बुद्धिजीवियों के पक्ष को भी, पत्रकारों की पैनी नजर से भी इस बात की गंभीरता को समझा, प्रशासनिक अधिकारियों को भी सुना। निश्चित रूप से आपको इससे पर्सपेक्टिव आपका थोड़ा और स्पष्ट हुआ है, थोड़ा और साफ हुआ है, बातों को समझने का नजरिया आपका और थोड़ा ब्रॉड हुआ है। आने वाले दिनों में हमारी ये कोशिश लगातार जारी रहेगी। शाम 6 बजे आप जरूर देखें मरुधरा की बात, राजस्थान की राजनीतिक खबरों से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर पर चर्चा। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।